नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट रुकेंगे आप लोग, ठीक है? 1 मिनट बस। ये संजना, रिंकूपाल, बलवीर, पूजा, अश्विनी, प्रकाश, अक्षु, प्रेरणा, प्रशांत, ध्रुव, पूजा, वर्षा, नेहुल, वंदना, चंदन, साइना, उसके बाद में अनिल कुमार जी, कुशेंद्र जी, देवीलाल जी, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। जल्दी से आप सभी सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। लास्ट क्लास में प्यारे बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था आपका जो है संविधान संशोधन विधेयक और साथ साथ संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ पर है, कितना है, ये सब प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी बजट की बजट किसे कहा जाता है और प्यारे प्यारे बच्चों आज की क्लास में ही मैं आपको बताऊंगी कि बजट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, बजट कौन पेश करता है, किसके कहने पर पेश किया जाता है, सारे प्रश्नों के उत्तर हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो आप सभी क्लास के साथ जुड़ चुके हैं तो मैं भी क्लास को स्टार्ट करती हूं। देखिएगा, आपका हमें पढ़ना है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बजट हम लोग बोलते हैं लेकिन आपका संविधान इसे बजट नहीं बोलता। आपका संविधान प्यारे बच्चे बजट को बजट नहीं बोलता बल्कि आर्टिकल 112 इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि आर्टिकल 12 इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉरी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहता है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्यारे बच्चों इसको कहता है। ठीक है मैम, आपकी कल क्लास में अच्छी लगी, जाने का मन नहीं कर रहा था, चलो बहुत अच्छी बात है। कल काफ़ी बच्चों ने मुझे लग रहा है क्लास देखी है। किस किसने भैया क्लास देखी है कल? कल मैंने पूरी पॉलिटी का आपका रिवीजन करवाया है तो आपने देखी होगी और जितना आपने पढ़ लिया है तो आपको क्वेश्चन भी वहां से बन रहे होंगे, है ना? तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया होगा। प्यारे बच्चे, मैंने कल क्लास क्यों नहीं ली थी इसका रीज़न मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि मेरी कल मैराथन थी। ठीक है, मेरी कल मैराथन थी जिसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। तो मैंने रीज़न प्यारे बच्चे आपको पहले ही दे दिया था। आगे देखिएगा, यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण और इसमें आपका मैं आपको बता दूं तो आर्टिकल 112 में किसकी परिभाषा दी गई है? आपकी परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन दी गई है और प्यारे बच्चे जो मैं हाथ से लिख रही हूँ वो सब आपको लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन दी गई है और ये डेफिनेशन किस चीज की है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम बोलते हैं बजट, लेकिन संविधान इसको बोलता है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बजट है, ध्यान से सुनिएगा, वित्त मंत्री द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष एवरी फाइनेंशियल ईयर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। ठीक है, वित्त मंत्री द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष बजट को राष्ट्रपति के कहने पर संसद में या लिख लो लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है किसके कहने पर? राष्ट्रपति जी के कहने पर। कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करता है।
वित्त मंत्री करता है। बेटा सबके कमेंट्स देखूंगी, लेकिन जब मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगी तब प्लीज अभी आप शांति से पढ़ लीजिए। आपको यकीन नहीं होगा, एसएससी एमटीएस का बैच आपके बाद शुरू हुआ है और आपका बैच कब से शुरू हो चुका है, लेकिन आपकी इस कमेंट की वजह से ही आपका बैच एकदम पीछे है। और फिर आप डेली ये क्वेश्चन करते हो कि आखिर सिलेबस कब खत्म होगा। तो सिलेबस ऐसे खत्म नहीं होता है जैसे आप क्लास के अंदर बिहेव करते हो। आपका सिलेबस आपकी वजह से पीछे है। एमटीएस का बैच 22 से 23 तारीख में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन बच्चों ने 2-2 घंटे क्लास लेकर और शांति से बैठकर पढ़ाई की है। लेकिन आप यहाँ पे प्यारे बच्चों, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं तो आप पढ़ाई से ज्यादा सिर्फ कमेंट पे फोकस करते हो और पूरा बैच खत्म होने वाला है, लेकिन आपकी ये आदत नहीं गई। ठीक है, आगे देखिएगा। अगर मैं बात करती हूं तो बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आपके राष्ट्रपति के कहने पर वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। अब बात आती है कि आखिर इस बजट में होता क्या है, बजट हम किसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, इसमें आपकी बजट में आय यानी कि इनकम, कहां कहां से इनकम होगी सरकार को और कहां कहां पर सरकार व्यय करेगी यानी कि एक्सपेंसेस, यहाँ पे दोनों मेंशन होते हैं, एक्सपेंसेस भी और आपकी इनकम भी। सरकार यहाँ पे बताती है कि मैं यहाँ पे कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से इनकम करूंगी और साथ साथ ये बताती है कि मैं कहाँ कहाँ पर व्यय करूंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब है कि बजट एक साल का सरकार का पूरा स्टेटमेंट होता है, जिसमें सरकार जनता को यह बता देती है कि वो किस सेक्टर पे कितना खर्चा करने वाली है और कहां कहां से प्यारे बच्चों वो लोन लेने वाली है। ये कौन बता देता है? ये बता देती है आपकी सरकार इस बजट के माध्यम से। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका जो ये बजट है, ध्यान से सुनिएगा, पहले रेल और आम बजट को अलग अलग पेश किया जाता था। ठीक है, रेल बजट को रेल मंत्री पेश करते थे और आपके आम बजट यानी जनरल बजट को आपके वित्त मंत्री। लेकिन देखना 2017 में इन दोनों समझ रहे हो ना, रेल प्लस आम बजट का विलय करके, विलय यानी कि मर्ज का विलय करके आम बजट नाम दिया गया। यानी आम बजट में ही रेल बजट का मर्ज हो गया। और अब केबल किस नाम से पेश होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैम केबल और केबल पेश होता है, ये हम कह सकते हैं आपसे मैम कि ये आपका आम बजट के नाम से पेश होता है। अब रेल बजट अलग नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आता है कि भारत में या भारतीय बजट का पिता फादर ऑफ इंडियन बजट किसे कहा जाता है? तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। जेम्स विल्सन ने 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया। भारत का पहला बजट पेश किया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बेटा बजट से आते हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का बजट पेश किसने किया था? तो आप कहेंगे आर के षणमुखम चेट्टी। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न
आपका आएगा और वो प्रश्न होगा कि गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट, पहला बजट पेश किसने किया था? तो वो किया था जॉन मथाई ने, जॉन मथाई। फिर आएगा बजट पेश करने वाली, बजट पेश करने वाली प्रथम महिला, फर्स्ट फीमेल, प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी प्यारे बच्चों? प्रथम महिला वित्त मंत्री लिखिएगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ये फर्स्ट फीमेल थी जिन्होंने आपके बजट को पेश किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और पिनेकल की सामान्य ज्ञान की बुक से प्रैक्टिस करने के बाद और कोई बुक थोड़ी पढ़नी पड़ेगी? नहीं, नहीं पढ़नी पड़ेगी। चलो आप ध्यान से सुनो। लेकिन आप आरआरबी का पेपर दोगे तो आपको आरआरबी के प्रीवियस क्वेश्चन लगाने चाहिए। पिनेकल जो बुक है वो एसएससी के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, लेकिन अपने एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करो। और फिर टाइम बचता है तो फिर आप बाकी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन आप जितने प्रैक्टिस करोगे आपका ज्ञान उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे प्यारे बच्चे हम बात करेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की पहली पूर्णकालिक, पूर्णकालिक प्यारे बच्चों मतलब जो फुल टेन्योर के लिए है, पूर्णकालिक जो फुल टेन्योर, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, ये कौन थी? तो ये थी प्यारे बच्चे लिखिएगा निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन। फिर उसके बाद दूसरा, सबसे अधिक बार बजट पेश, सबसे अधिक बार बजट पेश मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। कितने बार? 10 बार। और इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर कौन आ चुका है? सेकंड है आपकी निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन, जो कितने टाइम है? 7 टाइम्स, 7 बार। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये बजट के बारे में था। बजट क्या होता है, डेफिनेशन कहां पर है, कौन पेश करता है, किसके कहने पर। उसके आगे की चीज देखो जो मैंने लिखवाई है, रेल तथा आम बजट वर्ष 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया। बजट में भारत सरकार की आगामी वर्ष में आय और व्यय का विवरण तथा सरकार की वित्तीय नीतियों का उल्लेख होता है। आप केवल हाथ से लिखा हुआ लिख लें, इसको आपको पीडीएफ से लिखने की जरूरत नहीं होती। पूर्णकालिक का मतलब होता है बेटा ऐसी वित्त मंत्री जो अपने फुल टेन्योर के लिए आई थी। अरुण कुमार जी, ठीक है, फुल टेन्योर का मतलब होता है जो अपने, मैम साफ साफ लिखो बेटा, ऐसी हैंडराइटिंग में आपकी पूरी क्लास में लिखती आ रही हूं, हिस्ट्री से लेकर और अब तक। आज थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, रीजन है कि मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द है, क्योंकि कल मैंने 6 घंटे लगातार लिखा है, समझ सकते हो आप। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी, अगर आपको ये हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही तो और साफ साफ लिख दूंगी। ठीक है ममतेश कुमार जी, आगे। पूर्णकालिक का मतलब मैं आपको बता रही हूं, पूर्णकालिक मतलब ऐसी वित्त मंत्री, ऐसी महिला वित्त मंत्री जो आपके पूरे 5 साल के लिए मंत्री के पद पर बैठी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी पूरे 5 साल वित्त मंत्री नहीं रही थी। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
किशन प्रजापति जी दूसरे नंबर पर निर्मला सीतारमन है। आपका ये फैक्ट गलत है जो आप कहना चाह रहे हो कि पी चिदम्बरम ने मैन 8 बार किया है तो उनका नंबर सेकंड है। आप इसको एक बार चेक करना जाकर। हाँ, 3 दिन बाद क्लास हो रही है। आगे देखिएगा यहाँ पे विनियोग विधेयक, ये है आपका एप्रोप्रिएशन बिल जो आपको यही स्लाइड से लिखना है। आर्टिकल 114 में कहा गया है कि संचित निधि से कोई धन विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में प्यारे बच्चों समझाऊं तो जरा ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था कि जो आपके भारत की संचित निधि है, भारत की संचित निधि है ना, मैंने आपको बताया था जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इस संचित निधि पर किसका कंट्रोल रहता है? मैंने आपको बताया था कि इस पर नियंत्रण रहता है संसद का। किसका कंट्रोल रहता है, किसका नियंत्रण रहता है? तो आप कहेंगे संसद का। तो मैंने आपको बताया था कि संसद की परमिशन के बिना यहां से पैसा नहीं निकाला जा सकता, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। यानी संसद से अनुमति के द्वारा ही सरकार यहां से पैसा निकाल सकती है। तो प्यारे बच्चों, संसद की जो अनुमति होती है, संसद की जो परमिशन होती है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं संविधान में? उसको हम जानते हैं विनियोग विधेयक। यानी कि जब ये बिल आपका लोकसभा में पास होगा, जब ये बिल आपकी संसद इसको पास कर देगी, संसद कहेंगे लोकसभा की जगह, तब जाकर सरकार यहां से पैसा निकालेगी। और एप्रोप्रिएशन बिल को पास कराने के लिए प्यारे प्यारे बच्चों यहां पर एक लंबा प्रोसीजर होता है, और जब ये प्रोसीजर फॉलो हो जाता है उसके बाद ही सरकार को क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो भारत की संचित निधि से कंट्रोल संसद का रहता है, पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति, और इसकी अनुमति का नाम होता है विनियोग विधेयक को पारित कराना। यानी जब सरकार एप्रोप्रिएशन बिल को रखती है, उसके बाद जब वो पास हो जाता है, उसके बाद प्यारे बच्चों यहां पर आपके भारत सरकार जो है इस संचित निधि से पैसा निकाल सकती है, इस संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। ठीक है टीटू जी, पीछे की क्लासेस देखिए, संचित निधि क्या है, आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप रेगुलर क्लास नहीं लेंगे तो आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। जीवन में दुख है, लेकिन दुख के निवारण भी हैं, और आपकी पढ़ाई का निवारण ये है रेगुलरिटी और ईमानदारी, क्योंकि पढ़ाई कभी भी जबरदस्ती नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई जबरदस्ती नहीं हो सकती, वो मन से होती है। आप जिस दिन मन से पढ़ाई करने लगेंगे आपको उसमें मजा आने लगेगा। ये बात यहां पे समझ आई कि पैसा कैसे निकलता है, और आपको मैंने ये भी बताया है कि यहां पर आपका जो है, इसलिए कि यहां पे लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, इसके लिए एक आकस्मिक निधि बनाई गई है। रामदयाल जी, ये प्रॉब्लम आपकी है बच्चा, इसका मतलब आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, यहां से प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर यहां से प्रॉब्लम होती तो सारे बच्चे यही आपका जो है कमेंट कर रहे होते, लेकिन सॉल्यूशन भी फिर भी काम प्रॉब्लम गदा है। क्या बोल रहे हो रौनक, समझ में नहीं आ रहा बच्चा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बजट का ही पार्ट शिवानी जी, बजट नहीं है आर्टिकल 114 में, आपका फाइनेंशियल प्रोसीजर है, उसमें ही आता है आपको विनियोग विधेयक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब ध्यान से सुनिए आगे देखिएगा प्रश्न काल, यानी क्वेश्चन आवर। जब आपकी संसद काम करती है तो वहां पर काम करने का क्या तरीका होता है, आखिर संसद में क्या होता है। आप ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, एक बच्चों का सबसे फेवरेट प्रश्न होता है, कौन प्रश्न पूछता है, कौन प्रश्न पूछता है। तो प्यारे बच्चे, ये प्रश्न पूछने वाले लोग होते हैं आपके एमपी। कौन होता है? एमपी। यहां पर एमपी होते हैं और आपके स्टेट में होते हैं, ध्यान रखिएगा, एमएलए। कौन पूछता है? एमपी। सेंटर में एमपी और स्टेट में एमएलए।
फिर बात आता है प्रश्न किससे पूछा जाता है। ये दो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों के। प्रश्न किससे पूछा जाता है, ये आपका यहां पे है। तो आप कहेंगे प्रश्न पूछा जाता है मंत्री से, प्रश्न पूछा जाता है मिनिस्टर से। किससे पूछा जाता है? मिनिस्टर से, मंत्री से। अब मिनिस्टर जैसे आपके वित्त मंत्री, आपके रक्षा मंत्री, आपके विदेश मंत्री, आपके स्वास्थ्य मंत्री, ये सब प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला संसद में जब संसद काम कर रही होती है तो दोनों सदनों में पहला घंटा होता है क्वेश्चन आवर का, पहला घंटा होता है प्रश्नकाल का, जिसकी टाइमिंग दोपहर 11 से 12 बजे तक होती है। दोपहर 11 बजे से लेकर 12 बजे तक क्या चलता है? प्रश्नकाल चलता है। ठीक है, अब इधर देखिए, आप देखें यहां पर दोपहर 11 से 12 बजे तक क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। इसमें क्या पूछा जाता है? क्या प्रश्न होते हैं? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के मामले पर जानकारी के लिए मंत्री परिषद से प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी मंत्री परिषद किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? लोकसभा के लिए। यहां पे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं मैम? जैसे मान लो अगर हम नेशनल लेवल की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है सरकार से पूछे जाते हैं। किसके द्वारा? एमपीस के द्वारा। यहां पर एमपी प्रश्न पूछते हैं। साथ साथ आप बोलेंगे मैम अंतरराष्ट्रीय स्तर के कैसे प्रश्न होते हैं? मान लो किसी देश के साथ हमारा झगड़ा हो गया, तो भाई सरकार उसको क्यों नहीं सुलझा पा रही है, या फिर यहां पे कोई देश के साथ हमारा युद्ध होने वाला है तो युद्ध की परिस्थितियां क्यों क्रिएट हुई हैं। अबे बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, इतनी जल्दी में क्या ही खा सकती हूं, आप खुद सोचो। इतनी जल्दी खाना तो खा नहीं सकती। मैंने एक वो खाई है, विक्स खाई है, जिसकी वजह से मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए विक्स खाई है। क्या खाया है मैम आपने, बहुत बढ़िया। आगे तो यहाँ पे इन लेवल्स पे क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी क्वेश्चन आवर में आप क्या पूछते हो? प्रश्न पूछते हो, जो कि पहला घंटा होता है। और कैसे प्रश्न होते हैं? तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों के प्रश्न होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर प्यारे बच्चों हम आगे चलते हैं तो बात आती है कि जो क्वेश्चन आवर है आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो प्यारे बच्चे यह प्रक्रिया सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1721 में शुरू हुई। यानी कि इंग्लैंड में ही सबसे पहले क्वेश्चन आवर की शुरुआत हुई थी। और फिर भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का सर्वप्रथम 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में शुरू हुई थी। ये आपको मैं बताऊंगी, आपका भारत परिषद अधिनियम जो है प्यारे बच्चे 1892, ये मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी, तो वहां पर भी मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के अधिनियम के द्वारा भारत में दिया गया था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। भाई आप लोग भाई चलो ध्यान से सुनो। आगे चलिए आगे चलते हैं। फिर प्यारे बच्चे आपके कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो एक प्रश्न होते हैं आपके तारांकित प्रश्न। ध्यान से सुनिएगा, तारांकित प्रश्न में क्या होता है? इस पर ऐसे स्टार बना हुआ होता है, और जब स्टार बना हुआ होता है तो मंत्री तुरंत समझ जाता है कि ये तारांकित प्रश्न है। और प्यारे बच्चे इस तारांकित प्रश्न का जो उत्तर होता है वो कैसा दिया जाता है? मौखिक दिया जाता है। उत्तर मौखिक दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर अतारांकित प्रश्न, इस पे स्टार नहीं होता। और प्यारे बच्चे इस प्रश्न के जो उत्तर होते हैं वो मंत्री कैसे देता है? लिखित रूप में देता है।
लिखित रूप में देता है, यानी आप कह सकते हो कि रिटन फॉर्म में देता है। और उसके बाद आपके तीसरे तरह के प्रश्न होते हैं जिन्हें आप कहते हैं अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न का संबंध किसी लोक महत्व के तात्कालिक मामले से होता है, यानी कि आपका पब्लिक इंपॉर्टेंस, मान लीजिए आपके देश में कोई ऐसी घटना घट जाए जिस पर संसद में चर्चा करना बहुत जरूरी है, तो वह आपका हो जाएगा अल्प सूचना प्रश्न। यानी कि उस प्रश्न को जानने के लिए एमपी से हमें बहुत शॉर्ट नोटिस में हम उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये प्रश्न ज्यादातर पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं। ये प्रश्न ज्यादातर आपके जो हैं कह सकते हैं कि आपके लोक महत्व के होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ प्यारे बच्चों एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके ये 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, और एक आपका जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है शून्य काल होता है। शून्य काल की शुरुआत प्रश्न काल के बाद होती है। प्रश्न काल 11 से 12 होता है, और शून्य काल प्यारे बच्चों 12 से 1 होता है। 12 से 1 बजे तक इसका होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 12 से 1। अब देखो, प्रश्न काल के तुरंत बाद 1 घंटे का समय शून्य काल कहा जाता है। इसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है। इसे प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ध्यान रखिएगा, भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का उल्लेख नहीं है। मतलब आपका संविधान किसी भी शून्यकाल की बात नहीं करता है। ठीक है, शून्यकाल किसी भी शून्यकाल तरीके का कोई प्रोसीजर आपके संविधान में नहीं था, लेकिन इसे संसद ने अपनी प्रक्रिया में शुरू किया। और ये जो घंटा होता है ये तुरंत प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल का होता है 12 से 1। और प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, केवल क्वेश्चन और आंसर ही सुने जाते हैं। केवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर दिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर दिए जाते हैं। इसलिए इसे हम प्रश्न उत्तर सत्र भी कहते हैं। फिर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शून्यकाल को शून्यकाल किसने कहा। तो शून्यकाल को इसके समय की वजह से, क्योंकि आपने देखा होगा कि 12 को ऐसे भी लिखते हैं, तो इसके समय की वजह से मीडिया ने इसे शून्यकाल कहा है। इसमें प्यारे प्यारे बच्चों आपके 20 प्रश्न अधिकतम पूछे जा सकते हैं। इसमें 20 प्रश्न अधिकतम पूछे जा सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और आप देखिएगा ये बातें जो मैं आपको बता रही हूं अगली स्लाइड पर लिखी हुई हैं, ध्यान से। यह समय ठीक दोपहर 12 से 1 बजे आरंभ होता है, अतः मीडिया द्वारा इसे शून्यकाल का नाम दिया गया। इस प्रकार संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। प्यारे बच्चे, बहुत कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, कहता है कि शून्यकाल कहां से लिया गया है, शून्यकाल को कहां से लिया गया है। तो आप कहेंगे कि शून्यकाल को कहीं से नहीं लिया गया, शून्यकाल की शुरुआत भारत में ही हुई है। बिल्कुल शालू, आपने बिल्कुल सही बोला है। इसका आरंभ 1962 में किया गया था। शून्यकाल के दौरान कुल 20 मामले उठाए जा सकते हैं, यानी आप 20 क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एक बार फिर रिवाइज करो, शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के बाद होता है। ये क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछा गया था कि किस काल के बाद शून्यकाल की शुरुआत होती है, तो प्रश्नकाल के बाद होती है। ठीक है, और आगे अगर हम बात करते हैं तो शून्यकाल नाम किसने दिया, मीडिया में। शून्यकाल को किस देश से लिया, किसी भी देश से नहीं, ये भारत की देन है। शून्यकाल की शुरुआत कब हुई, 1962 में। इसे और क्या कहते हैं, तो इसे प्रश्न उत्तर सत्र भी कहते हैं। इसमें कितने मामले उठाए जा सकते हैं, तो इसमें 20 मामले उठाए जा सकते हैं। तो क्या बेटा आपको यहां तक की बात समझ में आई? क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई? अगर आ गई है तो जल्दी से थम्स अप कर देंगे। और उसके बाद प्यारे बच्चे आपका एक होता है जिसके बारे में आप अब तक पढ़ते आए हैं, अविश्वास प्रस्ताव। स्माइल कर दूं, अभी तो इतनी तेज स्माइल की थी है ना, जब आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैम छुप छुप के आप क्या खा रहे हो। नहीं, 12 बजे शुरू होता है ये।
पंकज जी, जब आप यहाँ आएंगे ना मुझसे मिलने, तब मैं आपको राखी बांध दूंगी। अब मेरे को आपका एड्रेस नहीं पता, आप कहाँ रहते हो मुझे ये भी नहीं पता। अभी तो सिर्फ मैं आप लोगों से ऑनलाइन मिलती हूँ। जब आप आकर यहाँ आएंगे तो आप जो कहेंगे आपकी डिमांड पे, लेकिन शर्त वही है, सिलेक्शन लेकर आइएगा। अच्छा, विक्स की गोली खाओ, हिचकिच दूर करो, ऐड याद आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो शाबाश, दांत निकल के हंस रहे हो, वाह बहुत बढ़िया। चलो आगे चल सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं। 10 बजे से कर दो मैम जी हिस्ट्री की क्लास। क्यों 10 बजे से, कैसे हो सकती है ये बताओ? राहुल सर की क्लास होती है ना, राहुल सर और आकाश सर की सुबह में क्लास होती है, तो 10 बजे कैसे हो सकती है आपकी क्लास? अगर उनकी क्लास खत्म हो गई है तो मैं बात कर सकती हूँ, और आपकी हिस्ट्री, और वैसे भी हिस्ट्री में अब बहुत ज्यादा सिलेबस है नहीं, लेकिन फिर भी बताइए जल्दी से। चलिए आगे देखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव। देखिए यहां पर भी भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, जैसे आपका शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। प्यारे बच्चों, अविश्वास प्रस्ताव भी आपका संविधान में नहीं है, लेकिन आपकी संसद को शक्ति है कि वो अपने नियम कानून बना सकती है, तो उसने उन्हीं के तहत इनको बनाया है। सिलेबस हो गया 10 बजे का। ओके चलो ठीक है, फिर मैं आज बात करती हूँ, ठीक है, शिफ्ट करवा देती हूँ। तुम क्या, मैं भी फ्री हो जाऊंगी, सुबह 10 बजे से क्लास ले लूंगी, फिर 11 से 12, लेकिन तुम्हें 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा लगातार, ध्यान रखना। 10 बजे तो कह रहे हो, लेकिन 2 घंटे पढ़ पाओगे लगातार, ध्यान रखना, सोच समझ के करना जो भी कहो, ठीक है। आगे देखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा की कार्यवाही के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसका राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं होता। क्यों मैम? क्योंकि प्यारे बच्चे, जो लोकसभा है, ठीक है, इसी में जिसको बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त, तो बहुमत प्राप्त दल जो होता है, जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, वही क्या बनाता है? सरकार। और अविश्वास प्रस्ताव आपका लोकसभा से ही क्यों जुड़ा है? क्योंकि सरकार यहीं पे बनती है, राज्यसभा से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। प्यारे प्यारे बच्चों, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, तो मैं 10 बजे कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सोच लिया ना, चलो 2 घंटे तुम पढ़ने के लिए तैयार हो, तो मैं भी तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं पहले बात करूंगी कि ऐसा हो सकता है या नहीं। हाँ, हिस्ट्री में ज्यादा सिलेबस नहीं है, अब बहुत कम सिलेबस है, ठीक है। देखो आगे देखना, लोकसभा में विपक्षी दल या विपक्षी दलों द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो आप पहले एक बात को क्लियर कर लेना कि सबसे पहले यह पूछा जाता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना कि अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये किसके विरुद्ध आता है? किसके विरुद्ध? किसके विरुद्ध पेश? किसके विरुद्ध पेश होता है? तो आप कहोगे कि ये किसके विरुद्ध पेश होता है? तो आप कहोगे सत्ताधारी दल। सत्ताधारी दल कह सकते हो, रूलर पार्टी कह सकते हो, या अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कह सकते हो सरकार के खिलाफ, सरकार के विरुद्ध आता है ये, ठीक है। और अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की। और बीजेपी की जो सरकार है, ठीक है, अगर बीजेपी की सरकार की बात करें तो उसके खिलाफ कौन लाएगा? जैसे कांग्रेस लेकर आ जाए, आम आदमी पार्टी लेकर आ जाए। अब यहां पे बात आती है कि पेश कौन करता है? पेश कौन? तो आप कहोगे कि पेश यहां पर करती है, आप कहेंगे विपक्षी दल। विपक्षी दल यानी कि ऑपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल यानी कि ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी ये इसको पेश करती है, ठीक है। अब बात आती है कि पेश करने के लिए क्या जरूरत होती है? पेश करने के लिए ध्यान से सुनना, इसे लोकसभा में पेश करने के लिए
पेश करने के लिए लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। समर्थन यानी कि सपोर्ट, समर्थन आवश्यक है। ठीक है, कितने सदस्य चाहिए? 50। और मैम ये क्यों आता है अविश्वास प्रस्ताव? जब विपक्षी दल को यह लगता है कि अब सरकार के पास बहुमत नहीं है, जब विपक्षी दल को यह पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, तो प्यारे प्यारे बच्चों विपक्षी दल क्या करता है? विपक्षी दल वहां पर आप ध्यान रखिएगा कि विपक्षी दल फिर क्या कर सकता है? विपक्षी दल इस अविश्वास प्रस्ताव को ला सकता है। आगे देखिएगा, आगे फिर हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर लोकसभा में अगर लोकसभा से पारित हो जाता है, अगर लोकसभा से पारित हो जाता है तो पीएम सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। ये इसका प्रभाव होता है, यानी कि इसका पास होने का मतलब है लोकसभा में कि सच में अब सरकार को बहुमत नहीं है, अब सरकार गिर सकती है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहां पर देखो आगे की चीजें वही लिखी हैं। कौन पेश करता है? विपक्षी दल। आपको बता दिया किसके खिलाफ? सत्ताधारी दल के खिलाफ। आगे देखना, यहां लिखा है लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव अनुसमर्थन आवश्यक है। इस प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट किया जाता है। प्रस्ताव का विचार विमर्श पूर्ण होने के पश्चात अध्यक्ष उसे लोकसभा में मतदान हेतु रखता है, और यदि लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित होता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी कि यह प्रस्ताव सरकार को गिरा सकता है, और अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्यारे प्यारे बच्चों इस प्रस्ताव के पास होते ही यह माना जाता है कि अब लोकसभा में सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है और इसलिए सरकार गिर जाती है। या तो सरकार खुद त्यागपत्र देती है, नहीं तो राष्ट्रपति उन्हें त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं या हटा सकते हैं। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? किशन, मैंने अभी बताया कि इसलिए लाया जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि सरकार बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? मेजॉरिटी की जरूरत होती है। कोई भी सरकार कब तक रहेगी? जब तक उसके पास बहुमत होगा। कहां पर? लोकसभा में। लेकिन जब इसका बहुमत नहीं है, अगर बहुमत होगा तो अविश्वास प्रस्ताव कभी पारित ही नहीं होगा, और बहुमत नहीं होगा तो यह आपका इसका मतलब है कि आपका लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो रहा है तो इसका मतलब अब सरकार को बहुमत नहीं है, और बेटा बहुमत के खोते ही आपकी सरकार गिर जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, और आगे फिर आपका यहां पे देखिएगा सबसे पहले ये किसके विरुद्ध आया था। ध्यान से, सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू मंत्रिपरिषद के विरुद्ध 1963 में आचार्य जेबी कृपलानी लेकर आए थे। यानी प्रधानमंत्री आपके जो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों आप कह सकते हो कि उस समय आचार्य जेबी कृपलानी 1963 में उनके खिलाफ लेकर आए थे। बच्चा पूछा है आज तक पारित हुआ है? आज तक यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। आज तक यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लिख लीजिएगा। आज तक यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। ठीक है, और ये प्यारे बच्चों अब तक 28 बार आ चुका है। अब तक 28 बार आ चुका है, लेकिन एक भी बार पारित नहीं हुआ है। एक भी बार यहां पे पारित नहीं हुआ है। 28 बार आ चुका है, लेकिन आज तक पारित नहीं हुआ है।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है। संजीव जी, ये कैसा क्वेश्चन है कि कहाँ गिर जाती है सरकार? सरकार कोई जंप थोड़ी कर रही है समुद्र में कि समुद्र में गिर जाएगी। गिरने का मतलब है सरकार खत्म हो जाती है, उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, क्योंकि लोकसभा से मेजोरिटी खो चुकी है। आप, मुझे लगता है, रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, तभी आपने एक अटपटा सा क्वेश्चन किया है कि सरकार कहाँ गिर जाती है। जैसे सरकार किसी कुएं या नदी या तालाब में गिरने वाली है और मैं आपको उसके बारे में बता रही हूं। महाराष्ट्र में जो हुआ था वो क्या था प्यारे बच्चे? महाराष्ट्र में जो हुआ था वो ये था कि देखो, आपकी सरकार गिरने की कंडीशंस होती हैं, जैसे अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो सरकार गिरेगी, या फिर मैं ये कह सकती हूं कि आपका राज्यों में भी ऐसे सरकार गिरती है। अगर मैं आपसे बात करूं राज्य की, जैसे महाराष्ट्र एक राज्य है और आपने महाराष्ट्र का क्वेश्चन पूछा है, वो बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि आपके जो वहां के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री की मेजॉरिटी चली गई, तो मैम सरकार गिर जानी चाहिए थी, फिर क्यों नहीं गिरी? लेकिन वहां पर क्या हुआ देखो, जैसे हम मान के चलते हैं कि आपका एक राज्य है, एक राज्य हम मान लेते हैं जिस राज्य का नाम है ए। अब इस राज्य में अगर सरकार गिरेगी तो कब गिरेगी? तो सरकार गिरेगी यहां पर, तो पहला तो यही है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पारित, अविश्वास प्रस्ताव अगर विधानसभा में पारित होगा, विधानसभा में पारित, तो यहां पे सरकार गिरेगी, विधानसभा में पारित। ठीक है, यहां पे सरकार गिरेगी, यही तो कहना चाहते हो? तो मैम यहां पे सरकार क्यों नहीं गिरी? क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ हो गए थे सारे एमएलए। तो बेटा इसलिए नहीं गिरी क्योंकि इस राज्य में जो मुख्यमंत्री थे, जो सीएम थे, ठीक है, इनके हटते ही तुरंत यहां पर, ये मान लो कि पहले यहां पर मोहन सीएम थे, अब यहां के एमएलए ने मोहन को हटा दिया और तुरंत प्यारे बच्चे सोहन को अपना सीएम चुन लिया, अपनी सहमति से यहां पे सोहन को सीएम बना लिया। अविश्वास प्रस्ताव पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ आता है, लेकिन अगर एमएलए केवल मुख्यमंत्री का बहिष्कार करें और अपना अगला मुख्यमंत्री चुन ले तो सरकार नहीं गिरेगी। सेम आपका सेंटर में भी होता है। अगर आज के समय में सारे के सारे एमपी मोदी जी के खिलाफ हो जाएं, तो आपको ध्यान रखना है मोदी जी हट जाएं। वो चाहते हैं कि मोदी जी अब प्रधानमंत्री ना रहें, तो वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे और तुरंत अगर वो अपना समर्थन किसी दूसरे व्यक्ति को दे दें, तो प्यारे बच्चे सरकार नहीं गिरेगी, सरकार नहीं गिरेगी। अगर ये बात होती है सारी सपोर्ट की, जिसके साथ सपोर्ट होगा उसकी सरकार रहेगी। मोदी जी को अगर चाहे सारे एमपी अगर अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे तो मोदी जी पीएम नहीं रहेंगे, वो किसी और को भी बना सकते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और ऐसा कभी आज तक हुआ है मैम, जैसा आप बता रही हो कि प्रधानमंत्री नहीं रहे फिर भी सरकार ने काम किया? यस, इंदिरा गांधी जी की सडन डेथ हुई थी और इंदिरा गांधी जी के बेटे राजीव गांधी जी को तुरंत समर्थन दे दिया था एमपीज ने, तो वो बन गए थे, राष्ट्रपति जी ने उन्हें नियुक्त कर दिया था। बताओ जल्दी से, अब बात समझ में आई? थैंक यू साक्षी, आप सभी को धन्यवाद प्यारे बच्चों। गोलू कह रहे हैं महाराष्ट्र में बेवफाई हुई थी मैम जी, एक नाथ शिंदे जी एमएलए लेके भाग गए थे। जी हाँ, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी संसद थी। आपके संसद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताए। और अब आपकी शुरू होंगी संसदीय समितियां, आपकी शुरू होंगी संसदीय समितियां। हाँ जी, सपोर्ट सिस्टम पे काम करते हैं। अगर सपोर्ट है तो सरकार है, नहीं है तो सरकार गई, फिर कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनो। एक बच्चा लगातार गुड नाइट बोल रहा है ताकि मैं उसका नाम लूं। बेटा ये हरकतें छोड़ दो। आगे संसदीय समितियां, जी हां, अगर राज्य में सरकार गिर जाती है तो राष्ट्रपति शासन घोषित हो सकता है। अब देखिए यहां पे ध्यान से, संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटी। देखो जैसे, अब ध्यान से सुनना, तुम्हारे घर पे ले जाके समझाती हूं। तुम्हारी मम्मी के पास बहुत सारा काम है,
तुम्हारी मम्मी खाना बनाती हैं, साफ सफाई करती है, तुम्हारे कपड़े धोती हैं, बहुत सारा काम हो जाता है। कह के कुल मिलाकर कि एक माँ सबसे पहले उठती है और रात में बिस्तर पर सबसे बाद में जाकर सोती है। यही होता है ना हर घर में। तो अब आप ध्यान से सुनना, उस माँ के पास इतना काम हो जाता है कई बार कि वो थक जाती है और फिर वो कहती है कि बेटा थोड़ा सा काम तुम भी कर लिया करो ताकि मुझे थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल जाए। तो आपकी मम्मी के पास बहुत ज्यादा काम होता है तो वो कई बार आपकी हेल्प ले लेती हैं। तो आपकी मम्मी क्या हो गई? संसद हो गई और आप क्या हो गए? उसकी समिति हो गए। यानी कि संसद के पास भी बहुत सारा काम होता है और संसद के बच्चे होते हैं उसकी समितियां। तो संसद अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों मेरी हेल्प करो, मेरा थोड़ा सा काम करो, मुझ पर काम बहुत ज्यादा हो गया है। तो बिल्कुल आपकी मम्मी और आपके रिलेशन की तरह संसद और उसकी समितियों का रिलेशन होता है। देखिए यहां पर लिखा है, भारतीय संसद का बहुत सा काम सदन की समितियों द्वारा निपटाया जाता है जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समितियां वर्तमान व्यवस्था का एक अपरिहार्य एवं अभिन्न अंग हैं। संसदीय समितियां एक प्रकार के लघु संसद के रूप में काम करती हैं। ये आपका कह सकते हो कि ये आपकी मिनी पार्लियामेंट होती हैं। जैसे आप अपनी मम्मी की हेल्प करते हो, ज्यादातर प्यारे बच्चों लड़कियां घर में काम करती हैं, अपनी मम्मी की हेल्प करती हैं कि मम्मी तुमने बर्तन धोए तो लाओ मैं रोटी सेक दूं, तुमने रोटी सेके तो लाओ मैं बर्तन धो दूं, तुमने झाड़ू लगाई है तो मैं पोछा लगा दूं। उससे क्या होता है प्यारे बच्चे? काम का बंटवारा और बर्डन कम हो जाता है। और लड़कियां कहीं ना कहीं, देखो लड़कों के खिलाफ नहीं हूं मैं, बहुत सारे लड़के भी काम करते हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूं ज्यादातर। अब जब लड़की की शादी होती है तो मम्मी उससे क्या कहती है? बेटा अब मैं कैसे रहूंगी, है ना, ये आपने सुना होगा। तो ऐसे ही जैसे आप अपने घर का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं, ऐसे ही प्यारे बच्चों ये भी एक अभिन्न अंग होती हैं आपकी संसद का। संसद इनसे अपना बहुत सारा काम करवाती है और इसीलिए इन्हें लघु संसद कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, हाँ जी बिल्कुल, लड़के भी हेल्प करते हैं, क्यों नहीं करते नेहुल? बिल्कुल करते हैं। बाहर का सारा काम ज्यादातर घरों में लड़के ही करते हैं। मार्केट जाना, मेडिसिन लाना, जिस घर में लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं वहां ऐसा ही होता है, भाई बहन के काम बट जाते हैं। समझ आ गया संसदीय समितियां क्या करती हैं? आपको अच्छे से समझ आया है ना? आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया था। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, आपकी पहली समिति होती है जिसे हम एक नाम देते हैं प्राक्कलन समिति। लेकिन आप एक बात को जरा ध्यान से समझना, मैं बॉक्स में समझाऊंगी कि प्यारे बच्चों जो संसदीय समितियां होती हैं, ये समितियां आपकी दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं आपकी स्थायी समितियां। स्थायी समितियां, अब स्थायी मतलब जो हमेशा कार्य करती रहती हैं, यानी कि परमानेंट कमेटीज। परमानेंट कमेटी होती हैं, ठीक है, परमानेंट कमेटी। और परमानेंट कमेटी जो हमेशा कार्य करती हैं, जो हमेशा कार्य करती हैं, ध्यान रखिएगा, जो हमेशा कार्य करती हैं उन्हें हम कहते हैं स्थायी समिति। इनके सदस्य बदलते रहते हैं, लेकिन ये समितियां राज्यसभा की तरह काम करती हैं। जैसे राज्यसभा में सदस्य आते हैं और जाते हैं। मैम आप भी करती हैं काम? अरे भाई मैं क्यों नहीं करूंगी काम, मुझे भी करना होता है काम। मेरा घर नहीं है क्या? मेरा परिवार नहीं है? ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ कि आप भी काम करती हैं। आपको पढ़ाती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं काम नहीं करती हूँ, है ना? आपको पढ़ाने के अलावा काम भी होते हैं, वो भी मैं करती हूँ। आगे देखिएगा दूसरी आती हैं आपकी प्यारे बच्चों स्थायी समितियों के अलावा दूसरी आती है आपकी तदर्थ समितियां, जिन्हें आप कहते हैं एडहॉक कमेटी। जिन्हें आप कहते हैं एडहॉक कमेटी, ठीक है, एडहॉक कमेटी, ये ध्यान रखिएगा, एडहॉक कमेटी। और प्यारे बच्चे ये जो एडहॉक कमेटी है, देखना विशेष कार्य के लिए बनाई जाती हैं। विशेष कार्य के लिए बनाई जाती हैं। विशेष कार्य के लिए बनाई जाती हैं। विशेष कार्य के लिए बनाई जाती हैं।
और कार्य समाप्त होने पर, और कार्य समाप्त होने पर, और कार्य समाप्त होने पर समाप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कार्य समाप्त होने पर समाप्त हो जाती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपका इनका काम स्पेशल होता है। जैसे आपके घर में बहुत शादी है, शादी के काम के लिए किसको बुलाया जाता है? मौसी की लड़की को, मामा की लड़की को, कि भाई आ जाओ काम ज्यादा हो गया है। तो आपका जब वो शादी का काम खत्म होता है तो मौसी या मामा की लड़की अपने घर चली जाती है। ऐसे ही ये समितियां होती हैं, स्पेशल काम के लिए बनती हैं। जैसे ही स्पेशल काम खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, आज के लिए प्यारे बच्चे हम इतना ही रखते हैं। कल मैं आपको तीनों समितियां पढ़ाऊंगी और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी राज्य विधान मंडल। जी बिल्कुल, आप जाकर खाना खाइए, आपको भूख लग गई है तो। आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज थम्स अप या स्माइली करके जाइएगा। ठीक है।